हेलो बच्चों, एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है स्थिति सदिश अर्थात पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा यूज होता रहता है। हम किसी रेखा का समीकरण निकालें, समतल का समीकरण निकालें या बेसिक क्वेश्चंस अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, उस सिचुएशन में भी डियर स्टूडेंट्स इसका यूज होता है स्थिति सदिश का, पोजीशन वेक्टर का। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी का पोजीशन वेक्टर किस तरीके से फाइंड किया जाता है, अगर पॉइंट किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है उसका वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिक भी बताऊंगा, खूब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। डियर स्टूडेंट, देखिए, किसी का पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट बताना। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस वेक्टर का यूज होता है उसी वेक्टर को ही पोजीशन वेक्टर के नाम से जाना जाता है। कैसे, देखिएगा ध्यान से। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर हमारा पॉइंट है और ये डियर स्टूडेंट्स हमारा जो पॉइंट है ये पॉइंट ए है। हमें इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम कैसे बताएं? आप ये बताइए कि सपोज कर लीजिए कि आप अपने पास से किसी दूर स्थित बिंदु की या किसी दूर स्थित शहर की दूरी आप बताना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी दूरी बताने के लिए आप कोई न कोई मूल बिंदु प्रयोग करेंगे। आप अपने घर से दूरी नापिए, अपने विद्यालय से दूरी नापिए। मीन्स अगर किसी भी पॉइंट की किसी भी चीज़ की पोजीशन को आपको बताना है, उसकी पोजीशन को बताने के लिए कोई न कोई आपको मूल बिंदु लेना पड़ेगा, न किसी का आपको सहारा लेना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग 3D ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं और उसकी हेल्प से किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम लोग बताते हैं। ये हमारे पास हमारा 3D सिस्टम तैयार हो रहा है। इसमें हमारे पास क्या होगा बच्चों? x होगा, y होगा और z होगा। सही है, ये हमारा मूल बिंदु होगा। अब इस मूल बिंदु के सापेक्ष इस पॉइंट A की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला, इसकी स्थिति को दिखाने वाला जो वेक्टर होगा उसी को इसका पोजीशन वेक्टर कहा जाता है, स्थिति सदिश कहा जाता है। अर्थात अगर हम यहाँ लिखें क्या, बिंदु ए का, ध्यान देना, बिंदु ए का स्थिति सदिश, बिंदु ए का स्थिति सदिश अर्थात पॉइंट ए का अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर को हम वेक्टर ओ ए से बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ रही बात? अब सपोज कर लीजिए कि ये हमारा जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड z1 है। उस सिचुएशन में ये हमारा जो वेक्टर ओ ए होता है, इस वेक्टर ओ ए को x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा वेक्टर ओ ए हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, अब हम ये आपको सिखाएंगे। पोजीशन वेक्टर तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई पॉइंट यहाँ बी होगा, उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ बी होगा। सपोज कर लीजिए कि हमें किसी पॉइंट बी या कोई पॉइंट सपोज कर लीजिए पी है जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 दिया गया है, ठीक है, और हमें इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर लिखना है, स्थिति सदिश लिखना है। तो क्या लिखेंगे? वेक्टर OP इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस कितना 4k कैप। बस ऐसे आराम से लिख दिया जाएगा। अब ज़रूरत क्या पड़ती है कि जब कोई भी पॉइंट किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। सपोज कर लीजिए ये हमारा पॉइंट A जो है इस पॉइंट B तक आकर के पहुँच गया और इस पॉइंट बी का बच्चों जो पोजीशन वेक्टर है वो सपोज कर लीजिए हमारा जो है वेक्टर ओ बी है। ये वेक्टर ओ बी है और ये बच्चों वेक्टर क्या है? ओ ए है। हमें फाइंड क्या करना है? वेक्टर ए बी को फाइंड करना है। तो हम वेक्टर ए बी को कैसे फाइंड करें? आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, आप यहाँ बोलेंगे बच्चों त्रिभुज ओ ए बी में, ध्यान दीजिएगा, अगर हम त्रिभुज ओ ए बी की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, वेक्टर ओ बी जो होगा वो मेरा वेक्टर ओ ए और प्लस वेक्टर ए बी के जो है वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब वेक्टर ओ बी ही है,
वेक्टर ओ ए को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बी। दिस इंप्लाइज दैट आपको मिल जाएगा वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ये होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव होने के पश्चात किसी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करने का तरीका। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और पोजीशन वेक्टर को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं 3D सिस्टम में और उसका क्या नोटेशन होता है। साथ ही साथ अगर एक पॉइंट हमारा किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसका जो विस्थापन होता है, उसके विस्थापन सदिश को, उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि मैं इसके लिए ट्रिक भी बताऊंगा। देखिएगा ध्यान से ट्रिक क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको ध्यान रखिएगा, आगे हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अब 3D वाले कराएंगे जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे रेखा का समीकरण जो होता है उसके अलग अलग रूप होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। या वेक्टर में और कोई भी चीज़ अगर आपको टफ लगती है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक को मैं ज़रूर कवर करूँगा आपके एग्जाम के पहले। हमें यहाँ पर ट्रिक क्या ध्यान रखनी है, देखो बच्चों, यहाँ पर जब हमने वेक्टर ए बी की बात की तो मेरा जो वेक्टर ए बी था ना, वो वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए की क्या हो गया था, बराबर हो गया था। तो ट्रिक ये बनती है कि ये सारा फिगर, ये सारे ट्रायंगल की जो क्राइटेरियाज हैं वो सारी चीज़ें आपको गिवन होंगी या नहीं गिवन होंगी, अर्थात दी होंगी या नहीं दी गई होंगी। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट किसी का निकालना होगा तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान सा तरीका सिखाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमको बच्चों वेक्टर ए बी निकालना है तो वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए होता है, ये भी हमने आपको करके दिखाया। अब सपोज कर लीजिए कहीं पर आपको वेक्टर बी सी निकालने की जरूरत पड़ी तो वो वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी हो जाएगा। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर आपको वेक्टर बी सी निकालना है तो सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। अगर मान लो आपको वेक्टर सी डी निकालना है तो डी का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको वेक्टर पी क्यू निकालना है तो क्यू का पोजीशन वेक्टर और माइनस पी का पोजीशन वेक्टर, मीन्स वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी। अब आपको समझ में आ गया होगा, किसी का भी इस तरीके से फाइंड करना होगा वेक्टर तो लास्ट में से माइनस करना होगा फर्स्ट वाला, आराम से आपको उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इजिली फाइंड हो जाता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपको वेक्टर ए डी फाइंड करना होगा तो आप समझदार हैं, आप समझ गए हैं कि इसको हम लिखेंगे वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ ए। ये जो लॉजिक डियर स्टूडेंट्स हमने आपके साथ डिस्कस किया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रेखा के समीकरण के बारे में, समतल के समीकरण के बारे में। वहाँ पर इन सभी के सभी छोटे छोटे कंसेप्ट का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ होता है। सो आशा करते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी पोजीशन वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट की क्या कंडीशन होती है, पोजीशन वेक्टर की हेल्प से कोई वेक्टर फाइंड करना होगा तो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर में, आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको बस इतना ही सिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट के साथ टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।